दिव्य जड़ी बूटियों के संदर्भ में आज आपको बताने वाले हैं बावची के विषय में। इसको बाकुची बोलते हैं और ये लगभग आयुर्वेद का जानने वाला, आयुर्वेद में थोड़ी सी भी रुचि रखने वाला हर इंसान इस बात को जानता है कि ये जो बाकुची का पौधा है वह शूत्र रोगों के लिए, कुष्ठ रोगों के लिए एक अद्वितीय औषधि है। इसका जो प्रयोग है वह अभूतपूर्व है। तो आप इस औषधि को कुष्ठ रोग के साथ साथ में हम बताएंगे कुष्ठ रोग में, शूत्र रोग में, लिकोड्रामा में आप किन किन तरह से इसका प्रयोग कर सकें। साथ ही हम बताने का प्रयत्न करेंगे आपको कि इसके अतिरिक्त आप किन किन रोगों में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यह पूरे देश में जंगल में या इधर उधर उगने वाला पौधा है। बहुत सारी जगह पर इसकी खेती भी की जाती है पूरे देश के अंदर। अभी देखिए जो मेरे साथ में जो पौधा है कितना सुंदर है। इसमें फूल भी है, इसमें फल भी है। फल भी ऐसे कि ये पक चुके हैं, ये पूर्ण तैयार है। यह फल ये मेरे हाथ में है, आप देख रहे हैं ये पके हुए बीज हैं, पूरी तरह से अब तैयार है। हम आज आपको ये बताने जा रहे हैं कि यह दंत रोगों के लिए भी बहुत अच्छा ये प्रयोग है इसका। आप बावची के जड़ को पीस करके यदि आप उसमें थोड़ी सी फिटकरी, फूली हुई फिटकरी का जो खील है उसको मिला करके यदि आप मंजन करते हैं तो आपके दांतों के कीड़ों के लिए, दांतों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है और मुख के पायरिया वगैरह रोगों के लिए भी ये बहुत ही दिव्य है। और जिनको श्वास की परेशानी है, श्वास रोगों में बावची का प्रयोग, यह आपने शायद कम सुना हो। यह बावची का प्रयोग हम श्वास रोगों में कर सकते हैं, परंतु कम मात्रा में। लगभग 250 मिलीग्राम आप पाउडर को अदरक के रस में थोड़ा मधु मिला करके यदि आप सेवन करते हैं तो उससे निश्चित रूप से आपके श्वास रोग में लाभ होगा। इसका और भी बहुत अच्छा प्रयोग है। हम लोग हर रोज हवन करते हैं, बहुत सारे जड़ी बूटियां हम डालते हैं, उनमें से एक यह प्रमुख द्रव्य है। इसको हवन में डालने से ये ऐसा सुगंधित द्रव्य है कि चारों तरफ के वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए आप बावची का प्रयोग कर सकते हैं हवन के रूप में। यदि घर में आप हवन नहीं करते हैं, अग्निहोत्र नहीं करते हैं, तो जहाँ धुआं दिया जाता है, कई बार हम लोग गुग्गल या चंदन आदि डाल करके थोड़ी अग्नि जला करके धुआं देते हैं। जो धुआं दिया जाता है उसके लिए आप इस बावची को पाउडर करके या बिना पाउडर करे भी आप चंदन और गुग्गलों दूसरे द्रव्यों के साथ बावची को डाल करके आप उस जगह धुआं करते हैं। उससे जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं या वायु की अशुद्धता है वो दूर होती है और इससे बहुत सारे रोगों से आप बच सकते हैं। इसीलिए धूनी के रूप में, एक अग्निहोत्र के रूप में बावची का प्रयोग आप अवश्य करें। जिनको पीलिया की परेशानी हो, जॉन्डिस हो गया हो, उसके लिए बहुत दिव्य औषधि है। पीलिया के लिए आप पुनर्नवा की जड़ का ताज़ा स्वरस आप 10 मिलीलीटर 2-3 चम्मच रस निकालें, उसमें से लगभग मुश्किल से 250 मिलीग्राम, 1/4 ग्राम बावची चूर्ण को बारीक पीस करके उसमें मिला करके पिला दें। उससे हालांकि थोड़ी सी वमन होने की जैसी स्थिति हो सकती है, इससे ज़्यादा न दें। उतने मात्रा में देने से आपकी पीलिया है, जो आपका जॉन्डिस है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और आपको किसी भी तरह की दाद, खाज, खुजली है, उसके लिए मार्केट के अंदर बाकुच्यादि चूर्ण के नाम से या आपका बाकुच्यादि तेल के नाम से तेल या पाउडर वगैरह मिलता है। परंतु बाकुची चूर्ण वमन कारक है, थोड़ा इससे उल्टी होने की संभावना रहती है, इसलिए इसका शोधन करके प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप इसका शोधन करके प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा लाभ पाते हैं। हम भी शूत्र रोगों में इसका प्रयोग करते हैं। हमारे वैद्यों द्वारा इसकी चिकित्सा में इसका प्रयोग बताया जाता है। जितने भी श्वेत कुष्ठ के रोगी आते हैं उन रोगियों के लिए हम बावची का प्रयोग बताते हैं। इसके जो बीज हैं
उसको हम गौमूत्र में भिगो करके 3-3 दिन में गौमूत्र को बदलते हैं। इस तरह से कम हम 7 बार या इससे अधिक बार गौमूत्र को बदल देते हैं। लगभग 1 महीने तक बाकुची का जो ये बीज है उसको गौमूत्र में भिगो करके रखते हैं। 1 महीना तक भीगने के बाद में इसको छाया में सुखा करके उसको अच्छी तरह से साफ करके उसमें अंदर जो खराब दाने हैं, बीज हैं, उसको अलग करके बाकी जो स्वच्छ शुद्ध जो बीज है इसका आप 1 ग्राम पाउडर ले सकते हैं। और उसमें भी उसकी तीक्ष्णता को कम करने के लिए हम आंवले का पाउडर और आंवले के पाउडर के साथ में उसके अंदर ये अमृता सत जो गिलोय सत होती है उसका भी मिश्रण करते हैं। उससे उसकी तीक्ष्णता कम होती है और उसके जो गुणकारी प्रभाव है वह ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कुष्ठ रोग के लिए यह निरापद और एक अभूतपूर्व और अद्वितीय औषधि है। इसका सभी जिनको त्वचा की विकृति है, कुष्ठ रोगी हैं, वह लोग इसका सेवन निश्चित रूप से करके लाभ उठा सकते हैं। और बहुत सारे प्रयोग बावर्ची के कुष्ठ रोगों के लिए हैं। बहुत सारे तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी जैसे हम बता रहे थे कि आंवले का पाउडर के साथ इसको बावर्ची को मिला करके थोड़ा गिलोय सत मिला करके आप सेवन करने से आपको कुष्ठ में लाभ होगा। तो इसमें सिर्फ बावर्ची का गौमूत्र में भिगो करके शुद्ध किया हुआ बावर्ची का हम प्रयोग करें तो निर्भयता से हम प्रयोग कर सकेंगे। यदि बिना शोधन किए, बिना गौमूत्र आदि में भिगोए सीधा प्रयोग करते हैं, ये वमन कारक है, उल्टी जैसी हो सकती है, जी मिचला सकता है, रोगी को परेशानी हो सकती है। बच्चों के लिए तो सीधा प्रयोग करना काफ़ी दुस्तर कार्य है। फिर भी हम शुद्ध करने के बाद में आयु के हिसाब से और बल के हिसाब से उसकी मात्रा का निर्धारण करके हम सेवन करा सकते हैं, क्योंकि यह थोड़ा सा वमन कारक होने की वजह से वैद्य के परामर्श से या चिकित्सक को बता करके उससे परामर्श लेकर के ही आप इसका सेवन करें। आस्था के पावन ज्ञान प्रवाह में अभी लेना होगा हमें एक छोटा सा विराम। विराम के तुरंत बाद आप सुनेंगे आयुर्वेद की ऋषि संस्कृति को वर्तमान में सर्वाधिक प्रचारित व प्रतिष्ठापित करने वाले श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी से जीवनदायिनी दिव्य जड़ी बूटियों से अपनी जो चूर्ण है उसको आप बावर्ची के बीजों को पीस करके जहां आपको स्किन की परेशानी है, जहां स्किन सफ़ेद हो गई है, त्वचा विकृत हो गई है, वहां पर भी आप लगा सकते हैं। उसको यह भी तीक्ष्ण है, कभी कभी इसको लगाने से फफोले टाइप पड़ जाते हैं, तो उस स्थिति में इसको कभी कभी लगाएं। या नारियल के तेल में थोड़ा कपूर मिला करके उसको लगाने से वो फफोले भी शांत हो जाते हैं। और बावर्ची को पीस करके यदि अदरक का रस उसमें मिला लें, अदरक का रस मिला करके और थोड़ा सा उसमें गेरू मिला करके आप लगाते हैं तो इससे सूत्र के निशान और दाग धब्बों में बहुत जल्दी लाभ होता है। 100 ग्राम बावर्ची, 25 ग्राम गेरू और 50 ग्राम पवाड़ के बीज, पनवाड़ के विषय में भी हम आगे चर्चा करेंगे। ये तीनों को मिला करके पीस करके सूत्र में लगाने से भी पूरा लाभ हो जाता है। और जिनको कुष्ठ की बीमारी है, आंवले का रस और कत्थे के पेड़ के छिलका को, खैर का जो पेड़ होता है, थोड़ा पेड़ का छिलका और थोड़ी मात्रा में आंवला, उसको लेकर के लगभग 2 गिलास पानी में आप उबालें। उबाल करके जब आधा गिलास बचे उसको छान करके थोड़ा ठंडा होने के बाद में आधा ग्राम शोधित बावर्ची का चूर्ण यदि आप सुबह शाम लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से कुष्ठ रोग में पूरा लाभ होगा। इसके अतिरिक्त इसका जो ज़्यादा प्रयोग है, इसको कुष्ठ रोग हंता के रूप में, कुष्ठ रोग के लिए एक दिव्य औषधि के रूप में जाना जाता है। तो बहुत विभिन्न प्रकार से हम इसका कुष्ठ रोगों में प्रयोग करते हैं। और जिनको कुष्ठ रोग नहीं है, हेरिडिटी में कुष्ठ होने की संभावना है, या ऐसा लगता है कि मेरे परिवार में जिनको कुष्ठ रोग था, वो लोग प्राणायाम तो नियमित रूप से करें ही करें। प्राणायाम करने से जो वंशानुगत जो रोग हैं, होने की जो संभावित जो रोग हैं, अनागत जो बीमारियां हैं, उनसे आप बच सकते हैं। और उन रोगों से बचने के लिए इन प्राकृतिक यौगिक क्रियाओं के साथ साथ में इन जड़ी बूटियों का थोड़ा भी हम आश्रय ले लें, आलंबन ले लें,
कुछ औषधियाँ जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं जिनको हमें चिकित्सक के परामर्श से लेना चाहिए। उनमें से बाउची भी एक है। बाकुची को मैं निवेदन करूंगा कि अपनी इच्छा से बिना वैद्यकीय परामर्श के चिकित्सा में प्रयोग न करें, क्योंकि जिस तरह से जो हमारी त्वचा की प्रकृति होती है, जिनकी त्वचा कोमल है, जिनकी स्किन जो है बहुत सेंसिटिव है, नाजुक है, उन लोगों को इस औषधि से थोड़ा कष्ट हो सकता है। तो इसीलिए जिस तरह से चिकित्सा के लिए चिकित्सक परामर्श दें, और चिकित्सक बंधुओं से भी हमारे अनुभव के आधार पर यह प्रार्थना है कि निश्चित रूप से इसका अच्छी तरह से भली भांति शोधन करके इसका प्रयोग करें, तो यह निश्चित रूप से एक दिव्य और अमृतदायी यह औषधि है, और उस रूप में आप यश के भागी बन सकते हैं रोगियों को ठीक करके, क्योंकि यह बहुत सस्ती और बहुत ही अच्छी यह औषधि है। और जिनको कुष्ठ रोग नहीं है, हेरिडिटी में कुष्ठ होने की संभावना है, पारिवारिक रूप से वो बीमारी चली आ रही है या होने की संभावना है, या कहीं छोटे छोटे दाग स्टार्टिंग में आपको दिखाई दे रहे हैं, उसी समय पर यदि आप आकर के उस बावची के चूर्ण को, शुद्ध चूर्ण को लेकर के उसके अंदर 100 ग्राम बावची का चूर्ण शुद्ध सोधा हुआ हो, लगभग 400 ग्राम काला तिल, 400 ग्राम काला तिल, 100 ग्राम शुद्ध बावची चूर्ण, दोनों को पीस करके एक शीशे में भर करके रखें। प्रतिदिन प्रातः काल 1 चम्मच आप इसका सेवन करें। आप देखेंगे आपकी जो त्वचा की विकृतियाँ, त्वचा की जो स्किन का जो कलर है वह भी बहुत अच्छा होने लगेगा। सावधानी यह है कि इसकी मात्रा आप सावधानी पूर्वक ही निर्धारित करें, वैद्य के परामर्श के द्वारा करें तो ज़्यादा उत्तम है। यह पौष्टिक भी है, यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला भी है, यह ताकत को देने वाला भी है। शोधन की विधि पुनः मैं एक बार आपको बता देता हूँ। उसको शोधन करने की विधि, सर्वोत्तम विधि, सरल विधि यह है कि बावची को, उसके बीजों को, ये काले जो बीज हैं इस पौधे के अंदर, ये आप देख पा रहे हैं, ये बीज हैं। इस तरह से ये मार्केट के अंदर ये बीज मिल जाते हैं आपको, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी वालों के यहाँ या पंसारी के यहाँ। उसको मंगा करके आप गोमूत्र, फ्रेश गोमूत्र, क्योंकि शहरों में थोड़ा सा यह कार्य थोड़ा सा कठिन है, हालांकि गाँव में आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं, या जो भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या जिनके रिश्तेदार गांव में रहते हैं, उनसे आप इस प्रयोग के लिए उनको बोल सकते हैं कि आप उसमें सहयोग कर दें। ये बीज हैं, आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में। तो हमें यह करना है कि ये इस बीजों को लगभग 100 ग्राम आपने बावची के बीज ले लिया, तो लगभग आधा किलो गोमूत्र में आपको 3 दिन तक भिगोना है। फिर 3 दिन बाद उस गोमूत्र को बदल देना है, फिर 3 दिन बाद बदल देना है। इस तरह से कम 7 बार या अधिकतम 10-15 बार आप इसको बदल सकते हैं। तो आपके दिन लगभग लगेंगे 1 माह। 1 माह में बावची आपका शुद्ध हो जाएगा। फिर बाद में उसको वहाँ से बर्तन में से निकाल करके, अच्छा है कि गोमूत्र में भिगोने के लिए आप मिट्टी के पात्र का प्रयोग करें। मिट्टी का पात्र वो निरापद है, सर्वोत्तम है। फिर उसके बाद में उसको छाया में सुखा करके आप पाउडर करके रखें। तो 100 ग्राम शुद्ध किया हुआ बावची का पाउडर और 400 ग्राम काला तिल, दोनों को पीस करके एक शीशे में भर करके रखें। प्रतिदिन प्रातः काल 1 चम्मच आप इसका सेवन करें। आप देखेंगे आपकी जो त्वचा की विकृतियाँ, त्वचा की जो स्किन का जो कलर है वह भी बहुत अच्छा होने लगेगा। यह पौष्टिक भी है, यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला भी है, यह ताकत को देने वाला भी है, और कुष्ठ रोगों से बचाव के लिए यह एक दिव्य और सर्वोत्तम एक योग है। इसको हम अपना करके इस दुस्साध्य, कष्ट साध्य चर्म रोग और क्षेत्र और कुष्ठ रोगों से हम बच सकते हैं, औरों को भी बचा सकते हैं। सावधानी यह है कि इसकी मात्रा आप सावधानी पूर्वक ही निर्धारित करें, वैद्य के परामर्श के द्वारा करें तो ज़्यादा उत्तम है। तो आइए इस जड़ी को पहचान करके इस बावची को हम जानें। मैं चाहता हूं कि हमारे देश का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक युवा और प्रत्येक वृद्ध
इन औषधियों को पहचाने, इसके रूप और इसके स्वरूप को पहचाने और अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में इनके प्रयोगों को भी जाने और जान करके जीवन में अपनाएं और लाभान्वित हो। यही हमारा मकसद, यही हमारा लक्ष्य, यही हमारा उद्देश्य है। तो आज हमने इस बावर्ची के पौधों के संदर्भ में जाना। कल एक और दिव्य औषधि को लेकर के आएंगे आपके बीच। तब तक के लिए हमें दीजिए आप विदा। प्रणाम।